लेक्चर में बात करेंगे ऑस्कुलेटिंग सर्कल की। सेक्शन 13.4 का ये टॉपिक है और इसके बाद हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ऑस्कुलेटिंग सर्कल हमारे पास एक टूल है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि किसी कर्व में कितना कर्वेचर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक पैराबोला बनाए या हम कोई कर्व बनाए, इस तरह का कर्व बनाए, पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास ऑस्कुलेटिंग सर्कल होगा क्या। ऑस्कुलेटिंग सर्कल किसी पॉइंट पे आप यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाएंगे, नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे और फिर इसके साथ एक सर्कल भी आप अटैच कर देंगे। ये सर्कल हम निकाल सकते हैं। ये जो सर्कल होता है इस सर्कल को हम कहते हैं ऑस्कुलेटिंग सर्कल। एक और आप कर्व देखिए, हमारे पास इस तरह से एक कर्व है। अब अगर हम यहाँ पर कर्वेचर फाइंड करेंगे तो कर्वेचर फाइंड करने के लिए हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए, और अगर हम यहाँ पर एक ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनाएंगे विद सम सेंटर तो वो कुछ ऐसे बन रहा होगा। अब अगर हम किसी और पॉइंट पे कर्वेचर फाइंड करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस जगह पे फाइंड करना चाह रहे हैं, या मिसाल के तौर पे इस जगह पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाना होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाना होगा, और यहाँ पर जो सर्कल बनेगा वो सर्कल स्मॉलर सर्कल एक बन रहा होगा। स्मॉलर सर्कल बिगर कर्वेचर, बड़ा कर्वेचर हमें नंबर 1 मिल रहा होगा। बिगर कर्वेचर वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर रिलेटिवली इससे ये लार्जर सर्कल है या बिगर सर्कल है। यहाँ पर कर्वेचर स्मॉल कर्वेचर वैल्यू, कर्वेचर वैल्यू, यहाँ हम बिगर की जगह पे लार्ज लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, लार्ज कर्वेचर वैल्यू। ओके, तो आप देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे आप कोई सा भी पॉइंट पिक कर लीजिए इस कर्व में, और यहाँ से एक अगर डायरेक्शन ये है तो हमारे पास ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यहाँ पर जो आपके पास हमारे पास सर्कल बन रहा होगा वो काफी बड़ा होगा, बड़ा सर्कल है, कर्वेचर कम है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑस्कुलेटिंग सर्कल का। इसको अभी हम सीखेंगे कि कैसे ऑस्कुलेटिंग सर्कल बनता है, लेकिन हम इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। आमतौर पे जब हम बात करते हैं हम सर्कल के रेडियस की बात करते हैं। हमारे पास एक सर्कल होता है, उसके रेडियस की आप बात कर रहे होते हैं। ये कर्वेचर का रेडियस क्या होगा? बेसिकली किसी भी पॉइंट पे स्पेस कर्व के किसी पॉइंट पे हमें जो कर्वेचर मिल रहा होता है, उस कर्वेचर के साथ जो सर्कल अटैच होता है, इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास होगा। ठीक है, इसको अभी हम देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे। जो रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का जो रेडियस है
उसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर के। कर्वेचर ज़्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। कर्वेचर हमारे पास कम होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। ओके, हम एक एग्जांपल करते हैं और इसमें हम ऑस्कुलेटिंग सर्कल फाइंड करेंगे। एग्जांपल है, फाइंड द कर्वेचर। पहले हम कर्वेचर फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द कर्वेचर ऑफ द पैराबोला y is equal to x square at the point 0 0। पैराबोला का हमें कर्वेचर फाइंड करना है पॉइंट 0 0 पे। x और y, ये हमारे पास पैराबोला है और हमने इस जगह पे कर्वेचर फाइंड करना होगा। हमने इस जगह पे कर्वेचर कैपा फाइंड करना होगा। इसको मैं क्विकली सॉल्व कर दूंगा, आपको फार्मूला पता है। कर्वेचर का हमारे पास दो ऑप्शंस हैं बेसिकली। हम चाहे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को के लिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बना लें और फिर सॉल्व कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को एज इट इज सॉल्व करें, एज इट इज सॉल्व करें। इसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसको हम फ्यूचर वीडियो में प्रूफ करेंगे। y डबल डैश का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 1 प्लस y डैश स्क्वायर 3/2 और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 2/1 प्लस 4x स्क्वायर 3/2। और इस कर्वेचर को आप 0 पे फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये आंसर हमें मिल जाएगा 2। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे कर्वेचर हमारे पास 2 है। आप हर जगह चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या कर्वेचर होगा, उसके लिए आपको पॉइंट पता होना चाहिए। इस पॉइंट पे क्या कर्वेचर होगा, आप पूरे कर्व का एक कर्वेचर फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल की है जिसमें हमने सीखा है कि हमने कैसे कर्वेचर फाइंड करना है। अब हम चलते हैं ऑस्कुलेटिंग सर्कल की तरफ। एग्जांपल, find the osculating circle of the parabola y is equal to x square at the origin। ये क्वेश्चन है, इसका सलूशन आप देखिए। y is equal to x square, पैराबोला हमें गिवन है, इसकी पैरामीटराइजेशन करते हैं। x हमारे पास t हो जाएगा और y t स्क्वायर हो जाएगा। ये कहलाती हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ये आपने यहाँ पुट करना होगी वैल्यूज। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इन पैरामीट्रिक इक्वेशन से आप एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं टी आई प्लस टी स्क्वायर जे, जो कि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे।
वेलोसिटी आ जाएगी I प्लस 2t j यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 प्लस 4t² अंडर रूट। यहाँ से हमें, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जब आप करते हैं, कर्वेचर भी फाइंड करना होगा, ऑस्कुलेटिंग सर्कल भी फाइंड करना है, तो हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर चाहिए होगा। वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। इसको हम लिख लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1 प्लस 4t² माइनस 3/2 I 1 प्लस 4t² माइनस 1/2 I प्लस 2t 1 प्लस 4t² माइनस 1/2 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि हम यहाँ कर्वेचर फाइंड करना चाह रहे हैं। हमने ये पहले भी फाइंड किया है कर्वेचर, जो कि 2 था, लेकिन यहाँ हम इसको रिपीट कर रहे हैं। हमारे पास dt यूनिट वेक्टर बाय dt आ जाएगा माइनस 4t 1 प्लस 4t² माइनस 3/2 I प्लस 2 1 प्लस 4t² माइनस 1/2 माइनस 8t² 1 प्लस 4t² माइनस 3/2 j यूनिट वेक्टर। ये हमें dt यूनिट वेक्टर बाय dt मिलेगा। यहाँ से कर्वेचर आपने फाइंड करना है, तो dt यूनिट वेक्टर बाय dt और dt यूनिट वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड आप देख रहे होंगे। ओके, बेसिकली हम यहाँ इसका मैग्नीट्यूड तो हमें नहीं चाहिए। हमारे पास जो कर्वेचर का फार्मूला है वो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है। यहाँ पर हम कर्वेचर 0 लिखेंगे, dt यूनिट वेक्टर बाय dt की वैल्यू हम 0 पे फाइंड कर लेंगे, और वेलोसिटी वेक्टर हम 0 पे फाइंड कर लेंगे। ये तमाम वैल्यूज जब पुट कर लेंगे तो हमें आंसर 2 ही मिलेगा, और ये 2 वही 2 है जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड किया है। यानी कि इस एग्जांपल में हमने पोजीशन वेक्टर या वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के जरिए कर्वेचर ओरिजिन पे निकाल लिया है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास होता है 1/कैपा। कैपा हमें पता है कि वो 2 है। अब अगर आप ये ग्राफ ड्रॉ करें पैराबोला का, तो पैराबोला ओरिजिन पे एक टेंजेंट यूनिट वेक्टर होता है और एक यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमारे पास होगा। ओरिजिन पे ये पैराबोला है, रीजन पे ये पैराबोला है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये ओरिजिन है। अब आप देख सकते हैं ओरिजिन पे जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है ये आई यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, और एन यूनिट वेक्टर जो है ये जे यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा। ओके, एक्स डायरेक्शन में एट ओरिजिन हमारे पास एक्स एक्सिस जो टी यूनिट वेक्टर बनेगा ये आई यूनिट वेक्टर होगा, और नॉर्मल इसके क्योंकि ये वाई डायरेक्शन में है तो ये जे यूनिट वेक्टर हमारे पास होगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या बनेगा? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल अगर आप देखें ओरिजिन से, तो ये हमारे पास बन रहा होगा 0 1/2। क्योंकि ये 0 1/2 क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि हम जो कनकेव साइड पे आपका जो भी सर्कल है वो बना करता है, कनकेव साइड जो होगी, कनकेविटी जिस साइड पे होती है वहां पर ये सर्कल बन रहा होता है। तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग
सर्कल हमारे पास हो जाएगी x माइनस 0 जो कि सेंटर है, प्लस y माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 1/2 का स्क्वायर। और ये आप सर्कल यहाँ पर बना सकते हैं। ये वाला सर्कल जो कि हमने फाइंड किया है, ये यहाँ पर आप बना सकते हैं। इसका सेंटर 0 1/2 होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/2 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जी 1/2 है, कर्वेचर हमारे पास 2 है, और रेडियस इसका 1/2 है। तो ये हमारे पास ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।